सिलेक्शन के पहले हम एकदम साधारण बच्चे थे, साधारण एस्पिरेंट थे, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई रिकॉग्निशन नहीं था। बट सिलेक्शन के बाद एकदम दुनिया ही पलट जाती है। ये एक मिथ है कि मेंस अलग है, प्री अलग। मैं आपको बात बताऊं, 40% तो मेंस प्री ही है। सिलेक्शन लेता है, उसका माइंडसेट कुछ हमसे नेक्स्ट लेवल पे होता है, मतलब कुछ अलग ही होता है। वो पढ़ने में अच्छा होता है जब भी उन लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं और हमारे नहीं हो रहे। बेसिकली हम बुक लिस्ट पे डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं, आपसे भी बहुत लोग पूछते होंगे बुक लिस्ट पे। तो ये है कि ये वीडियो देखने के बाद लोगों की बुक लिस्ट एटलीस्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, तो हमने इसलिए सिलेबस भी रख रखा है। बिल्कुल ये बात अभी 25 में जो मेंस दे रहे हैं उनको अच्छे से सुननी चाहिए। एमपीपीएससी में प्रोटेस्ट हुआ था जी, इसका कितना नुकसान हुआ है स्टूडेंट की लाइफ? कई बार फाइनेंशियल इश्यूज भी रहे हैं, पापा ने बोला है कि चलो अब आपको आना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है। इंदौर से सामान दो तरीके से जाता है, एक इंसान गिव अप करके सामान लेके जाता है और एक सिलेक्ट होके जाता है। मैं बिल्कुल अड़ा रहा कि मैं सामान लेके तब आऊंगा जब सिलेक्ट होके आऊंगा। मुझे हर कोई बता देता कि आपको ये करना है, लेकिन ये नहीं बताता कि आपको ये नहीं करना है। मैं 5 ऐसी गलतियां बताना चाहूंगा जो किसी भी एमपीपीएससी एस्पिरेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, उनको नहीं करनी चाहिए। पहला, मान लीजिए आपका आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आंखें बंद करोगे आपको वो दो माँ बाप का चेहरा दिखेगा जो उम्मीद लगाया आपके होम टाउन में बैठा है कि बच्चा अधिकारी बन के लौटेगा। हम लगातार अभी तक 3 पॉडकास्ट कर चुके हैं, अभी यह हमारा चौथा पॉडकास्ट होने वाला है। आज हम ऐसे शख्स के साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं जिनका पहले ही प्रयास में सिलेक्शन हुआ है, यानी कि बोला जा सकता है कि पहला ही प्री, पहला ही मेंस और पहला ही इंटरव्यू में जाके फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। इन्होंने एक मिथ तोड़ा है कि जो बोला जाता है कि हम लगातार, चाहे हम अनुभवी होना चाहिए, काफी टाइम लगता है, एमपीपीएससी टाइम मांगता है, उस मिथ को तोड़ा है। क्योंकि पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। खास इस एपिसोड में हम कुछ नया करने वाले हैं। नया ये कि हमने कुछ प्लान किया है कि हर एक सेगमेंट में हमारा पॉडकास्ट होने वाला है। ज्यादातर हम मेंस में बात करने वाले हैं हर एक सेगमेंट में, जैसे कि एक अलग इसके बाद जो पॉडकास्ट आएगा उसके बारे में हम प्री का बात करेंगे, उसके बाद जो पॉडकास्ट आएगा उसके बारे में हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो इस टाइप से हमने कुछ नया प्लान किया है, ताकि आपको अगर मेंस के बारे में ही देखना है तो पूरा ये पॉडकास्ट मेंस पे ही ओरिएंटेड हो, अगर आपको प्री के लिए देखना है तो प्री के लिए हो। इस टाइप से हमने प्लान किया है। चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं शुभम भाई से। शुभम भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू वेरी मच भैया। सबसे पहले तो थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय जर्नी विथ यू एंड ऑल द एस्पिरेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभम भाई, सबसे पहले जैसे कि मैंने थोड़ा सा कुछ बता दिया अपने बारे में, बट वही सीमित नहीं है, आपके बारे में आप ही ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। मेरा नाम शुभम वर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले का निवासी हूँ। हाल ही में मेरा चयन असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है। मेरी उम्र 24 वर्ष है और मैंने पहले ही प्रयास में प्री मेंस इंटरव्यू में ये सिलेक्शन लिया है। और मेरी ग्रेजुएशन सर डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर से हुई है, जिसमें मैंने बैचलर ऑफ साइंस पीसीएम से किया हुआ है। बाद में मैंने बीएड भी करा हुआ है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ओके, एमपीपीएससी का प्लान कब हुआ करने का? मैं जब अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था तब मुझे अपना इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज के प्रति दिखा और मैंने समझा कि मुझे ये मेरे लिए बहुत खुशी देने वाली चीज है। जन सेवा, सोशल सर्विस, इसके प्रति मेरा इंक्लिनेशन बढ़ा। तब से ही मैंने हल्की सी इसका सिलेबस देखना, बुक लिस्ट ढूंढना, कुछ बेसिक बुक्स पढ़ना जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी शुरू कर दी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। इस होली अपनी तैयारी को बनाए और भी धमाकेदार पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाले के साथ। एमपीपीएससी 2026 और एमपीएसआई के न्यू बैचेस पर मिल रहा है 77% तक का धमाकेदार डिस्काउंट, वो भी सारे बैचेस पर। इन बैचेस में मिलने वाला है आपको लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, एफएलटी, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। बैचेस आप साइड में देख सकते हैं। पहला बैच जो दिया गया है सक्षम एमपीपीएससी फाउंडेशन 2026 बैच, जिसका होली ऑफर प्राइस यानी कि डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ेगा मात्र 3999। सेकंड बैच दिया गया है एमपीपीएससी मुख्य मेंस बैच 2025, जिसका डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ने वाला है मात्र 1999। थर्ड बैच दिया गया है गर्व एमपीएसआई फाउंडेशन बैच, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा। इसका डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ने वाला है मात्र 999 रुपए में। यदि आपको इस डिस्काउंट के ऊपर और भी ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड APW500 आप यूज करिए, जिससे आपको और एक्स्ट्रा सारे बैचेस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। इनमें से किसी भी प्रकार का आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से चेकआउट करिए और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कोर्स को परचेस करें। याद रहे ये ऑफर बहुत ही कम समय के लिए, तो जितना जल्दी हो सके इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाए और अपनी तैयारी को इस होली के उपलक्ष्य में बेहतर बनाए। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हर किसी का ड्रीम रहता है, चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ज्यादातर लोग इसी फील्ड में आना चाह रहे हैं। मतलब एक सभी को ये रहता है कि हमको गाड़ी चाहिए लाल बत्ती वाली। हाल ही में सोशल मीडिया ने काफी ट्रेंड बना दिया है कि लाल बत्ती को काफी आइडियलाइज कर दिया है।
बाकी मैं ये कहूंगा कि उन लोगों को यहाँ आना चाहिए जिनके लिए लाल बत्ती मोटिवेशन नहीं है, जिनके लिए सोशल सर्विस वास्तव में मोटिवेशन है, उनको यहाँ आने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में देखो, एडमिनिस्ट्रेटर बनना कठिन बिल्कुल। नहीं है, एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर बनना कठिन है। आप फील्ड पे कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो क्योंकि एक प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको। कि अब जैसे मैं एडी एजुकेशन बना हूँ, मैं क्या ग्रास रूट्स पे चेंज ला सकता हूँ एजुकेशन में, वो बेटर रहेगा। बनना कठिन नहीं है, अच्छा प्रशासक बनना कठिन है। अच्छा, सिलेक्शन के पहले जी। कैसी क्या लाइफ थी और सिलेक्शन के बाद क्या चेंजेस हो गए लाइफ? सिलेक्शन के पहले हम एकदम साधारण बच्चे थे, साधारण एस्पिरेंट थे, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई रिकॉग्निशन नहीं था। बट सिलेक्शन के बाद एकदम दुनिया ही पलट जाती है। लाइक पैरेलल यूनिवर्स में आप पहुंच चुके हो कहीं, हाँ। मतलब सब आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। जिनने आपको मेहनत करते भी नहीं देखा ना, वो भी बोलेंगे कि आपने बहुत मेहनत करी है। सब आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको एक मतलब मैच्योर इंसान समझ लेंगे। अचानक से आपको वो एक पीडीएफ आती है रात में और सुबह आपकी दुनिया बदल जाती है। ऐसा होता है, सारी दुनिया बदल जाती है सिलेक्शन के बाद। घर में कैसा क्या चीजें हुई सिलेक्शन के बाद से? घर में काफी मुझे बहुत मतलब सब एकदम सभी खुश हैं। मेरे पापा भी चूंकि टीचर हैं तो उनको तो बहुत सबसे ज्यादा खुशी है। मेरे दादाजी, जिनका मैं दादाजी के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। दादाजी पेपर बहुत पढ़ते हैं, अच्छा। वो भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उनका ये ड्रीम था कि मैं अपने नाती को पेपर में देखना चाहता हूँ एज एन हाँ। ऑफिसर। 18 जनवरी की शाम को रिजल्ट आया रात में। 19 जनवरी की बहुत सारी न्यूज़पेपर की एजेंसीज के आर्टिकल मैंने दादा को व्हाट्सएप करे कि ये आप अच्छा। पढ़िए। लगभग 5 से 6 न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने उनको शेयर करी और उनने वो पढ़ा। तो वो एक प्राउड मोमेंट था फैमिली के लिए कि फाइनली दादाजी ने अपने पोते को पेपर में देख लिया एक अधिकारी बनते हुए। कैसे क्या स्टार्ट हुआ था इस प्रिपरेशन का? इंदौर आना कब हुआ? मैं सितंबर 21 समथिंग इंदौर आया था। एक जनरल इंफॉर्मेशन लेने की, पीएससी क्या चीज है, कैसा इकोसिस्टम है, क्या है। तो मैंने वो समझा। फिर 2 महीने बाद 22 का नोटिफिकेशन आ गया। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आया, मेरे थोड़ी बहुत मैंने मेंस पढ़ रखा था। मैंने जो भी टॉपर्स हैं सबसे ये सुन रखा था कि मेंस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो मेंस मैंने पहले से स्ट्रॉन्ग करना खुद से ही कर दिया था। ठीक है। फिर प्री आया तो प्री मैंने करा, मतलब प्रीलिम्स में एकदम डेडिकेटेडली 2-3 महीने प्री की तैयारी करी। होपफुली हमारा प्री हुआ। अब मेन सबको पता है कि मेंस का नाम ही है मेंस, मतलब मुख्य परीक्षा मेन ही है चयन परीक्षा में, जो आगे आके ये मुझे समझ में भी आया। तो मैंने मेंस की अच्छे से तैयारी पहले ही कर ली थी। प्री हुआ, फिर मैंने और दम से मेंस करा। किस्मत हमारी अच्छी ये रही कि मेंस 2 से 3 बार बढ़ा। जो 22 का मेंस है वो 2 से 3 बार रिशेड्यूल हुआ और हमने उसका फायदा उठाया। अगर बढ़ा है तो हमने और अच्छे से तैयारी करी, जो हमको टाइम मिला है हमने बिल्कुल निचोड़ लिया, खुद को ऑप्टिमम यूटिलाइज किया उस टाइम का। फाइनली हमारा मेंस भी ठीक गया और मेंस का रिजल्ट 7 जून को आया और मेंस हो गया। फिर इंटरव्यू की तैयारी बेसिक है। इंटरव्यू इज नॉट अबाउट वो स्टडी सेशन नहीं है, वो आपका लाइफस्टाइल स्किल्स है, वो कॉन्फिडेंस है, वो है। तो इंटरव्यू आपकी तैयारी आज से हमेशा से ही शुरू हो जाती है। तो ये 3 चरण की बेसिक जर्नी रही हमारी पीएससी की। लगभग इस एमपीपीएससी को शुरुआत करने से और लास्ट सिलेक्शन लेने तक कितना टाइम लगा आपको? मुझे लगभग 2-2.5 साल लगे। और वो समय इसलिए लगा क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी ही कुछ रिजल्ट में डिलेज वगैरह चल रहे थे, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराने थे उनको, और काफी कुछ कोर्ट केसेस भी चल रहे थे इस वजह से। वरना अगर बेसिक जो टाइम लगता तो वो पहले अटेम्प्ट था तो 1-1.5 साल में सिलेक्शन हो जाता। अच्छा, किसी को कोचिंग करना हो तो कैसे चूज करना चाहिए कोचिंग? क्योंकि मार्केट में कई सारी कोचिंग है, आपने कैसे चूज किया था? आप ही का बताइए मुझे, अगर आपने कोचिंग की थी। जी, मैंने पीएस एकेडमी में एडमिशन लिया था। ठीक है, तो कैसे चूज किया था आपने कोचिंग को? मैं इंदौर आया था, मैंने 3-4 जगह के डेमो लिए थे। अब क्या रहता है, हर कोचिंग की कोई ना कोई तारीफ करता है, कुछ उसके प्रोज बताता है, कुछ उसके कॉन्स बताता है। बट मैंने क्या सही समझा कि मैं खुद ही डेमो लेता हूँ और मुझे जहाँ समझ में अच्छा आता है मैं वहाँ एडमिशन ले लूंगा। तो मैंने 2-3 जगह डेमो लिया था। फाइनली मुझे पीएस एकेडमी में प्रदीप श्रीवास्तव सर पढ़ा रहे थे इकोनॉमिक्स, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मुझे समझ में आया, तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया और वो काफी फायदेमंद भी रहा है मेरे लिए। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा शुभम भाई का बेसिकली इंग्लिश मीडियम है। इनके नोट्स मैंने कल देखे थे और आज भी वापस से देखे, काफी शानदार नोट्स हैं मतलब शुभम भाई के। हालांकि हम इस पॉडकास्ट में नोट्स भी आपको शेयर करेंगे, मेंस की बुक लिस्ट भी, अभी मेंस के बारे में पूरा डिटेल से हम जानेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं मेंस से, क्योंकि अभी मेंस होने वाला है 25 वाला। लगभग 2.5-3 महीने बचा ना? कितना टाइम बचा हुआ है? 9 जून को 9 से 14 जून है ना? तो बचे ना लगभग 3 महीने। तो 3 महीने के हिसाब से अभी वो प्लानिंग की आप वापिस से दे रहे हैं मेंस, नहीं? राइट, दे रहा हूँ। दे रहे हैं ना आप दे रहे हैं। तो अब क्या प्लान रहेगा आपका? दोनों चीज बताइए मुझे कि जिसने अभी मेंस के नोट्स नहीं बनाए और तैयार नहीं है, उसका पहली बार ही निकला हुआ है मेंस, और जिसका निकल चुका है, जैसा कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है,
दोनों कुछ चीजों का बताइए मुझे। सबसे पहले मेंस में अपन बहुत बेसिक और बहुत अच्छे से बात करना चाहेंगे कि जो ये वीडियो देखो उनको बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बिल्कुल मेंस के बारे में पता चल जाए। बिल्कुल। देखिए, मेंस इज ऑल अबाउट सिलेबस एंड आंसर राइटिंग स्किल्स। मेंस में आयोग ने आपको दे रखा है 6 पेपर में यूनिट डिवाइड कर रखी है कि हम आपसे इससे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको एक अच्छा उत्तर लिख कर आना है। बिल्कुल। ठीक है, तो मेंस की तैयारी में आपको नोट मेकिंग सर्वोपरि है, पहली चीज। और नोट मेकिंग होगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैंने जो करा था, नोट्स दो प्रकार के बनते हैं, बिल्कुल। एक बनते हैं एनालिटिकल नोट्स और एक बनते हैं सिनॉप्सिस नोट। ठीक है। एनालिटिकल नोट्स जो आप साल भर पढ़ते हैं, और सिनॉप्सिस जो आप जब आपके मेंस के डेज पास आ जाते हैं, एग्जाम डेज, तब आप पढ़ते हैं। ठीक है, दो प्रकार के आप नोट्स बनाएंगे मेंस में। एनालिटिकल नोट्स काफी ब्रॉड रहेंगे कि उससे बाहर क्वेश्चन ना जाए, ये संभवतः आप प्रयास कर लें। बाहर जाता है वो अलग चीज है, ना जाए आपको कोशिश ये कर लेनी है नोट्स बनाते टाइम। ठीक है, अब मेंस में जो टॉपिक दे रहते हैं, बच्चे परेशान होते हैं कि हम इस टॉपिक को कितना पढ़ें। बिल्कुल। तो जो टॉपिक दिया हुआ है लाइन, आप पहली बार लाइन टू लाइन के आप नोट्स अपने खुद के बना के रख लें। 3-4 सोर्स इकट्ठा करें और उनसे जितना भी एक्सट्रैक्ट कर लें मटेरियल, वो अपनी खुद के नोट्स रख लें। फिर वो 4 सोर्स अलग कर लें और आप अपनी कॉपी से ही पढ़ें। दूसरी चीज, अब जो टॉपिक दिए हुए हैं उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कोई भी टॉपिक दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, हम कोई एक रैंडम टॉपिक ले लेते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या है, उसकी डेफिनेशन 2 लाइन में। न्यूट्रिशन के एलिमेंट किन किन चीजों से बनता है, कोई भी टॉपिक, ये मैं सिर्फ न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहा, जनरल टॉपिक ले लिया है। जो भी टॉपिक है उसकी डेफिनेशन, किन चीजों से वो मिलकर बना है, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है। सरकार अगर उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है तो सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या एफर्ट्स करा है। अगर वो चीज बेकार है, जैसे एनीमिया है, मलेरिया है, तो सरकार उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, वो आपको करना है। और आपके वे फॉरवर्ड क्या है, सरकार को और ऐसी क्या चीज कर लेनी चाहिए जो उनके एफर्ट्स को एनहांस कर देगी। तो इतनी 5-6-7 चीजें आपको पर्टिकुलर टॉपिक में अपने नोट्स में लिख के रखना चाहिए। आप अगर इतना कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि मेंस में जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो इन्हीं कंटेंट से डील हो जाएगा। अब बात रही नोट्स की और कोचिंग के नोट्स की, तो उसमें क्या रहता है, हर कोचिंग ये सारी चीजें एड्रेस नहीं करी है। बिल्कुल। तो आपको 3-4 जगह के नोट्स उठा के अपने नोट्स में ये सारी चीजें एड्रेस कर लेनी है। जैसे आप देखेंगे 22 के मेंस के ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन मेरे नोट्स से ही आए हैं। अच्छा। सीधे, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, अपने नोट्स को ही वहां लिखना पड़ा बस जल्दी। एक और चीज जो मेंस में बहुत जरूरी है वो टाइम मैनेजमेंट। मतलब जल्दी लिखें आप। वहां 3 घंटे मिलते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन सोच के लिखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, मेरी एक मेंस में जो बहुत बढ़िया हैबिट थी और आपको भी अडॉप्ट करनी चाहिए, वो बहुत फायदेमंद है। मैं डेली 2 आंसर लिख के सोता था। अच्छा। मतलब मैं अगर किसी शादी में हूँ, कहीं बाहर हूँ, पर वहां भी मैं कहीं ना कहीं एक आध पेज अरेंज कर लेता था और 2 आंसर जरूर लिखता था। अब वो आंसर पीवाईक्यू भी हो सकते हैं, मैं कई बार खुद से ही क्वेश्चन बना के आंसर लिखा हूँ। अच्छा। है ना, तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग तो की है मेंस निकालने के लिए। डेली 2 आंसर आप लिख लेंगे ना, तो लगभग आप 3-4 हजार आंसर वैसे ही लिख लेंगे, तो लिखने की प्रैक्टिस हो ही जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट स्टेज जो मेंस होती है, वो होती है एवेल्युएशन। तो एक आपको बहुत अच्छा एवेल्युएटर ढूंढना है मेंस के टाइम पे, जो आपको ऑनेस्टली एवेल्युएट कर दे कॉपी। कई बार क्या रहता है, हम कॉपी दिखाते हैं, लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, अच्छा है, आपकी गलतियां बताएं आंसर में, वो बहुत जरूरी है। और एक स्टेज के बाद आप सेल्फ एवेल्युएशन भी अचीव कर लेंगे, मतलब आप खुद ही खुद के आंसर रिव्यू कर सकते हैं। अब ये एवेल्युएशन खत्म हो गया है, अब बस ये लास्ट स्टेज क्या, रिवीजन। मतलब जो एवेल्युएशन हो गया, आपको लग रहा है कि आप तैयार हो गए, परिपक्व हो गए मेंस निकालने के लिए, अब आप भयंकर सारा रिवीजन करिए। एमटीआर, मल्टीपल टाइम रिवीजन, ये मेंस का फॉर्मूला है जो मैंने बनाया है। एमटीआर, मल्टीपल टाइम रिवीजन, एक पेपर होता है, फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि उस दिन परफॉर्म करना है बस। उस दिन सिर्फ लिखने का मतलब ऐसा, वो क्वेश्चन देखो और आप अपने नोट्स में से लिखना चालू कर दो, आपका मेंस कोई नहीं रोक सकता। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी आपने? हाँ, मेंस में टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग क्या रहता है, टेस्ट सीरीज के 3 फायदे हैं। पहला, आपका सिलेबस हो जाता है टाइम बाउंडेडली, समय सीमा में आपका सिलेबस पढ़। अगर आप ऐसे बिना टेस्ट सीरीज के पढ़ेंगे, आप लंबे समय तक पढ़ते रह जाएंगे, पर एक लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क में आपका मेंस का सिलेबस पूरा हो जाएगा टेस्ट सीरीज में। दूसरी चीज, आपको एवेल्युएशन मिल जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति आपकी कॉपी एवेल्युएट करेगा जो आपको नहीं जानता, तो ऑनेस्टली एवेल्युएट करेगा। तीसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट चेक हो जाएगी आपकी मेंस में, क्योंकि इतने सारे बच्चे लिख रहे हैं, तो आप देखें ना आपका पेपर टाइम पे हो रहा नहीं हो रहा। जब मैंने पहला पेपर लिखा था मेंस का 2022 के लिए, तो मेरा पेपर टाइम में तो हो गया था, बट मतलब ऐसा था कि मैं अच्छा कंटेंट नहीं दे पाया था। घर आके मैंने रूम पे देखा कि नहीं यार, ये क्वेश्चन मैं और अच्छे से लिख सकता था। कई क्वेश्चन में अच्छे लिखने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, कई जगह मैं लिख ही नहीं पाया। तो ये डे बाय डे प्रोग्रेस होती है मीन्स में, ओवरनाइट नहीं होता है मीन्स। आप लंबे समय तक लगे रहेंगे, आप निश्चित सिलेक्शन लेंगे मीन्स के थ्रू। अच्छा, कोचिंग और टेस्ट सीरीज के लिए क्या सबसे बेस्ट कोचिंग या जो जो नामी संस्थान है जी जहाँ पे चार्जेस ज्यादा है, जी। वही करना जरूरी है क्या? नहीं, देखिए मेंस में जो टेस्ट सीरीज है, वो आप एक दो जो बेस्ट जगह है जहाँ मेंस में टेस्ट सीरीज, आप मॉडल आंसर देख लें। अगर आपको लगता है कि कई जगह कोचिंग में चार्जेस ज्यादा है, आप कोचिंग के मॉडल आंसर अरेंज कर लें कहीं से, और उसको देख के आप जज कर लें कि कोचिंग कितना कंटेंट डिलीवर कर रही है। आप अपने हिसाब से वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी फोटोकॉपी की शॉप्स हैं,
जेरोक्स शॉप्स हैं, आप उधर जाएं और उस कोचिंग के जो मॉडल आंसर्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के, बिल्कुल। पहले तो आप वो ले लें। और वो एक वैकेंट पेजेस भी आते हैं, हम्म मतलब जो मॉडल आंसर हम्म कॉपीज रहती हैं, हम्म। आप उसमें भी आप घर पे, जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ हम्म, रहे हैं, टाइम वॉच लगा के, स्टॉप वॉच, आप उसमें फ्रेमवर्क में ही आंसर लिखें। अब यहाँ डिपेंड करेगा, देखिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हम कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, अब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट यहाँ आपको ऑनेस्टी पीक पर रखनी पड़ेगी। आप रूम पे अगर आंसर लिख रहे हैं ना किसी टेस्ट सीरीज का, तो 3 घंटे में ही लिखना है, बिल्कुल मोबाइल नहीं छूना है, गूगल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो फिर ईमानदारी आपको चाहिए, बिल्कुल ये मैटर करेगी, तब आप तब भी सिलेक्शन ले लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल। अब मेंस में हम हर एक पेपर के सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, किस पेपर में क्या क्या सोर्स फॉलो किया। बेसिकली हम बुक लिस्ट पे अब डिटेल में बात कर हाँ लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल काफी लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं, बिल्कुल। आपसे भी बहुत लोग पूछते हाँ, होंगे वही बुक लिस्ट पे। तो ये है कि ये वीडियो देखने के बाद लोगों की बुक लिस्ट एटलीस्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, बिल्कुल तो हमने इसलिए सिलेबस भी रख रखा है। बिल्कुल। वैसे मुझे सिलेबस ऑलमोस्ट सारा पता है, बट चूंकि हमें डिटेल में अच्छे से बात डिटेल में करनी है, तो हम अच्छे उसको खोल लेते हैं। ठीक है। इसमें हमें मेंस का सिलेबस मिल जाएगा। देखिए जैसे हिस्ट्री है, तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री बिपिन चंद्रा से पढ़ी थी, वो मुझे अच्छी लगती थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सोर्सेज हैं, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, और बिल्कुल ये किसका कोई मोटिवेशन नहीं है कि आपको यही खरीदना है। ये मुझे ठीक लगे हैं, मैंने पढ़ा है, सिलेक्शन लिया है, बाकी आप अदर सोर्सेज से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। पहली बात मैं आपको ये स्टार्टिंग में ही हाँ, बोल दूं। सबसे पहले सही है, ये हाँ, चीज क्लियर होना चाहिए ताकि एक व्यक्ति समझे कि ये चीज एग्जैक्टली, मतलब ऐसे जरूरी नहीं आप यही पढ़ के सिलेक्शन लेंगे। सही है। इस बार 22 डीसीज बने हैं, तो 22 तरीके हैं डेप्यूटी कलेक्टर बनने के, बिल्कुल है ना। आप अपना भी एक तरीका बना सकते हैं डेप्यूटी कलेक्टर बनने का। बिल्कुल। ये और हर एक का सोर्सेज का अलग होगा, नहीं बिल्कुल बिल्कुल किसी ने इस कोचिंग से पढ़ा, किसी ने इस नोट से पढ़ा, सबका अलग अलग है, किसी का बिल्कुल। ये नहीं इक्वली, बहुत कम रेयरली मिलेगा कि इसी का इसने पढ़ा है सेम हाँ इक्वली। एग्जैक्टली, क्या है ना कि आप ज्यादा किताब पढ़ेंगे, ये इंश्योर नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बिल्कुल किताब बार बार पढ़ेंगे, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक चीज है। सही फ्री तो है। नहीं रुकेगा एक किताब बार बार पढ़ेंगे तो। बिल्कुल अपन अब बुक लिस्ट पे बात कर लेते हैं। ठीक है। हिस्ट्री मैंने एंशियंट हिस्ट्री बिपिन चंद्रा से पढ़ी है। ओके। मिडाइवल हिस्ट्री के लिए मैंने आई मैग्नेज और सफलता आईएएस हो गई, उसके नोट्स को फॉलो किया है, वो इंडिविजुअली मुझे ठीक लगे हैं। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम से नोट्स बनाए हैं। स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि बहुत वाइडली चीजें कवर हैं, सारे इवेंट्स कवर हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इवेंट्स। हम्म आप अगर आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ेंगे, वो टोटली बेस्ड ऑन इवेंट्स हैं, क्या क्या हम्म कब कौन सी इवेंट हुए, कौन हम्म सी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई। तो हम्म वो मुझे स्पेक्ट्रम में काफी अच्छी मिली थी, तो मैंने उसके ही खुद अब नोट्स बना लिए। हम्म। अच्छा, ये मैं जितने भी सोर्स बता रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ नोट बनाने के लिए यूज करे हैं, ओके। इनसे ही नहीं पढ़ा है। इनको 2-3 सोर्स उठाए, अपने नोट्स बनाए, फिर वो सोर्सेस साइड में रख दिए, फिर हमेशा मेरे नोट्स चले हैं। अच्छा। आपने रूम पे देखे होंगे सारे हैंड बिल्कुल रिटन है, नोट्स हैं, ठीक है। हम वो वीडियो भी शेयर करेंगे लोगों के साथ। बिल्कुल ये है रूम, ये पूरे नोट्स हैं मेंस के, ये सारी जरूरी चीजें, ये कपड़े हैं और बिल्कुल। वो खुद हैंड रिटन नोट्स बहुत काम में आते हैं मेंस में। फिर बात होती है एमपी की हिस्ट्री की। तो एमपी की हिस्ट्री में बच्चे अब यहाँ बहुत फंसते हैं कि एमपी के आंसर कैसे लिखे जाए मेंस में। हिस्ट्री तो चलो पढ़ लो, क्वेश्चन 50-60 पेज में एमपी की हिस्ट्री हमको कुछ बुक्स में मिल जाती है। बट एमपी की हिस्ट्री पे अगर आप बात करें, तो आप फैक्ट ले लें उन बुक से, बिल्कुल और आप एनालिटिकल पार्ट्स अपने नोट्स में लिखें। आप एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने एआई टूल्स का इस्तेमाल किया है ओके। एमपी की हिस्ट्री के लिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल रानी दुर्गावती का प्रशासन आया हुआ है, हम्म तो वो क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, मैंने 7-8 पॉइंट अपने नोट्स में लिख रखे हैं। वो आपको किसी बुक में नहीं मिलता, पर गूगल पे मिल जाता है। तो आप एक पर्टिकुलर नोट्स बना लें ठीक। एमपी हिस्ट्री के, खुद ही नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश कुमार बंडवाल को रेफर किया था नोट्स बनाने के लिए, और एमजीआईसीएस के नोट्स उठाए थे मैंने ठीक है। ज्योग्राफी के लिए, और मैंने खुद फिर अपने नोट्स बना लिए थे। अब ज्योग्राफी को जब आप सुन रहे हैं कि आपको नोट्स बनाना है, तो आप जब ज्योग्राफी के नोट्स बनाएं, तो नोट्स बनाने के पहले 3 चीजें कर लें। वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप और एमपी मैप, ये आप कुछ सेकंड में बनाने की प्रैक्टिस चालू कर दें। ओके। ज्योग्राफी के आंसर में बेसिक चीजें होती हैं मैपिंग। अगर कहीं कोई माइंस पूछ रहा है, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है इंडिया में, आप मैप बना के शो कर दोगे ना, तो बहुत जल्दी चेक करने वाले को क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, सब बच्चे को पता है कि ये मिनरल कहाँ पाया जाता है। मैपिंग बहुत जरूरी है ज्योग्राफी। कितने टाइम में ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कुछ सेकंड में मैप बना सकते हो? ये 1-1.5 महीने में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा। बस इसमें आपको चाहिए क्या, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। कहीं भी हो, अब जैसे मेरे साथ जब मैं तैयारी कर रहा था, पीछे ही एक मैप बना दिया, अच्छा। मन नहीं लग रहा, एक मैप बना दिया, कुछ भी बैठे हम एक मैप बना दिया। हम्म तो उसमें ये रहेगा कि प्रैक्टिस हमारी वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बिल्कुल। मैप में वही सीन है, आप इतनी प्रैक्टिस कर लो मैप बनाने की कि एक दिन आप परफेक्ट मैप बनाने लगोगे। दूसरी ज्योग्राफी में ये है कि ज्योग्राफी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं थ्रू द सिलेबस। अगर आपने पीवाईक्यूज एनालाइज करे होंगे, तो ज्योग्राफी में बाहर के क्वेश्चन कम मिले हैं हमको, सीधे सिलेबस से क्वेश्चन मिले हैं।
तो ज्योग्राफी के लिए मैं ये कहूंगा कि सीधे सिलेबस सेंट्रिक नोट्स बना लें। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप एमजीआईसीएस और मनीष कुमार बंडवाल ले लें। ठीक है। एमपी ज्योग्राफी के लिए आप कुछ फैक्ट वाली बुक्स हैं, जैसे परीक्षा नाम है, हम्म। उससे आपको एमपी ज्योग्राफी के फैक्ट मिल जाएंगे ठीक है। और आप अपने खुद के नोट्स बना लें। ये हमारी ज्योग्राफी हो गई। रुको रुको भाई, एक काम की चीज़ बता रहा हूँ, काम की बिल्कुल। जो भी हम नोट्स वगैरह बताने वाले हैं वीडियो में, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रहती है, जब जाके पॉसिबल हो सकता है। आपको लगता होगा कि 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ अलग ही होती है। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। पेपर 2 में हमें पॉलिटी और सोशियोलॉजी देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, है ना। तो पॉलिटी के लिए मैंने हमेशा लक्ष्मीकांत को ही प्रेफर किया है और उससे अपने नोट्स बना लिए हैं। ठीक है। पॉलिटी के मेरे 2 प्रकार के नोट्स हैं, एक लक्ष्मीकांत से बने हुए हैं जो एनालिटिकल नोट्स हैं, दूसरे सिनॉप्सिस हैं, जैसे प्रेसिडेंट एक पेज में खत्म है, हम वो भी आपको फोटो शेयर करेंगे, वो आप वीडियोस में डालेंगे, लोगों को समझ में आ जाएगा। और जैसे इमरजेंसी है, ये सब एक पेज में खत्म है। ठीक है। तो पॉलिटी का सोर्स हम लक्ष्मीकांत को कंसिडर करते हैं। अब बात आती है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के भी मैंने सिविल जॉब्स और प्रेप वैली 2 मैंने सोर्स उठाए थे, और दोनों से जिसका जो अच्छा था मैंने एक नोट्स बना लिए थे। और गूगल एआई टूल का मैंने हर सब्जेक्ट में नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। सोशियोलॉजी के नोट्स भी रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी आप दिखाइएगा व्यूअर्स को, उनको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो सोशियोलॉजी, प्रेप वैली एंड सिविल जॉब्स। अब हम आते हैं पेपर 3 में, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस एंड टेक और इकोनॉमी का हो गया है। पार्ट ए जो पेपर 3 का है वो पूरा साइंस एंड टेक का है, और पार्ट बी जो है वो इकोनॉमी का है। मैं आपको यूनिट वाइज नोट्स बता देता हूँ, जिससे बच्चों को भटकना ना पड़े सीधे। इसमें जनरल साइंस हमने जो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री थी वो हमने हटा दी है। अब जो हम बात करेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चा नया सिलेबस ही पढ़ेगा। तो ये जनरल साइंस के जो आपके नोट्स है उत्कर्ष क्लासेस के मुझे अच्छे लगे हैं। मैं एक बार फिर बीच में बोलना चाहूंगा कि ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। आप अदर कोचिंग का भी पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। ये वो बुक लिस्ट है जो मुझे ठीक लगी और मैं सिलेक्ट हुआ। ठीक है। कंप्यूटर साइंस के मेरे खुद के नोट्स हैं, बट इसके लिए आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने ऐसी कोचिंग के नोट्स उठाए हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी ज्यादा कराती है, विनर्स एकेडमी। अच्छा। हाँ, मैंने उसके इसके लिए उठाए हैं। मैथमेटिकल साइंस के लिए मैंने अपनी पीएस एकेडमी के नोट्स फॉलो करे हैं। और ये आयुष वाली जो यूनिट है, इसके लिए मैंने टोटली गूगल किया है। मतलब हाँ, आयुष वाला, मतलब सरकारी साइट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो, वो सब गवर्नमेंट डेटा को अडॉप्ट किया है यहाँ आयुष वाले के लिए, क्योंकि आयुष मंत्रालय काफी इन्फॉर्मेशन दे देता है हमें। उसका फायदा ये रहा है कि एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा वो बाहर से नहीं गया। एक और चीज है, आप नोट्स जब बना रहे हैं तो जो जैसे पीआईबी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है, वहाँ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आपको ऑथेंटिक फैक्ट लिखने हैं, जैसे स्पेशली इकोनॉमी में आपको डेटा बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि कई बार याचिकाएं लगती हैं और फिर वो मानता है जो सरकारी डेटा है। बिल्कुल, हम एक सोशल साइट्स के बारे में बात करेंगे, आपने अलग से बात करेंगे इसके बारे में, कौन कौन सी साइट यूज करना चाहिए खास करके अपनी प्रिपरेशन में, ताकि वहां से ज्यादा डेटा हम अडॉप्ट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। हम यूनिट 3 तक आ चुके हैं, पेपर 3 पार्ट ए। ठीक है। अब यूनिट 4 में इसमें हेल्थ एंड हाइजीन और डिसीजेस दिए हैं। ये इसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं और सारे सोर्सेज अच्छे हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर सोर्सेज अडॉप्ट करें, है ना। इसके लिए उत्कर्ष भी ठीक है, आईमेनस भी ठीक है, पीएस एकेडमी भी ठीक है, कौटिल्य के भी ठीक नोट्स है, आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। अब यूनिट 5 एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बच्चा बहुत पहले से पढ़ते आ रहा है, इसको तो ये ऐसी यूनिट है कि आप जो कुछ 1-2 टॉपिक नए ऐड हुए हैं वो आप नोट्स बना लें, बाकी आप जहां से पढ़ते आ रहे हैं कहीं से भी पढ़ सकते हैं। यूनिट 5 जो एनवायरनमेंट है, एमजीआईसीएस मुझे ठीक लगती है, आप वो अडॉप्ट कर लें। ठीक है। अब हम बात हैं पार्ट बी जो इकोनॉमी का है, पेपर 3 है ना। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने टोटली सिविल जॉब्स और ओमकार इंस्टीट्यूशन है उसके मैंने डेटा निकाला है वहां से। सिविल जॉब से मैंने वो डायमेंशन लिया है, ओमकार से डेटा निकाला है। अगेन मैं फिर एआई टूल्स का यूज करके मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो टॉपिक दिए रहे हैं इकोनॉमी में, हमको प्रयास ये करना है कि जो हमें हेडिंग लाइन टू लाइन दी है हम उसके बेस्ड ही अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है। अब इकोनॉमी में ये करना है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, उनने सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी लिख दिया है या फिजिकल पॉलिसी लिख दिया है, बस बात खत्म है। बट हमको उसमें ये पढ़ना है ये चीज क्या है, किन चीज से मिलकर बनती है, कैसे इकोनॉमी को रेगुलेट करती है, सरकार के कौन कौन से टूल्स हैं जो फिजिकल पॉलिसी को रूल रेगुलेट करवाते हैं, आरबीआई का क्या रोल है, सारी चीजें। जैसे मैं थोड़ी सा बात करना चाहूंगा इस पे इकोनॉमी पर, अच्छा क्या, अब आरबीआई बस लिखा है, ठीक है, तो आपको आरबीआई पढ़ना है कहाँ है क्या है। अब जब मेंस के नोट्स बनाए ना तो उसको प्री के फैक्ट भी वहीं लिख लें, मतलब ऐसा ना करें कि आरबीआई लिख के कुछ मेंस बस कर लिख लें। इससे क्या होगा कि जब आप मेंस पढ़ेंगे आपका इनडायरेक्टली प्री भी स्ट्रांग होता जाएगा। और मेंस में आपको ये एक मिथ है कि मेंस अलग है प्री अलग, मैं आपको बात बताऊं 40% तो मेंस प्री ही है। आपको फैक्ट तो लिखना पड़ेगा ना, 2 मार्कर तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी राइटर की उन्होंने बुक पूछ लिया एमपीपीएससी ने, जो कि पूछते ही, वो चीज क्या है, वो प्री ही है।
तो प्रियो मेंस को अगर आप अलग ना मान के चलेंगे और एकदम कंपलसरी लेके एकदम उनको सिंक करके तैयारी करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। जी। तो इकोनॉमी में जैसे अपन आरबीआई पे बात कर रहे थे, हम्म। कब बना क्या है, बेसिक हमने फैक्ट निकाल लिए, ठीक है। क्या उसके फंक्शंस हैं, सरकार कैसे उसको रेगुलेट करती है, ये हमने पढ़ लिया। ये हमने इसलिए बता दिया कि बच्चा कई बार बोलेगा सोर्स तो बता दिए बट इस टॉपिक को कितने एक्सटेंड तक कितने पढ़ना है। सही। अब अपन ने बुक लिस्ट पे बात करी है तो अब अच्छे से ही हो जाए। बिल्कुल। ये हमारा फोर्थ पेपर, जो कि अब अगेन थोड़ी सा लेंदी हो गया है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में साइकोलॉजी एंड पबेड है, पार्ट बी में एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है। तो पार्ट ए के मेरे खुद के नोट्स हैं, बट मैं आपको बताऊं तो इसके लिए जो इंडियन षड दर्शन है उसके लिए आप उत्कर्ष क्लासेस ठीक नोट्स हैं, ठीक है। और नेशन बिल्डिंग एंड मोरल कॉन्सेप्ट के लिए पीएस एकेडमी के बढ़िया नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। आप अगर वो 1 महीने तक आ जाते हैं तो वो आप प्रेफर करना, मैंने क्योंकि वो नोट्स देखे हैं और काफी अच्छे हैं। ठीक है। और ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी, इसके लिए मैंने गूगल और एआई टूल का इस्तेमाल किया है, साथ में सफलता आईएएस के नोट्स जो अब पहले आई माइनस के। ओके। ठीक है। यूनिट 4 के लिए मोरल वैल्यू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने कौटिल्य एकेडमी के नोट्स फॉलो करे थे और उससे ही मैंने नोट्स बनाए थे हमारा। और पार्ट 5 केस स्टडी है एथिक्स में। केस स्टडी में बहुत लोग फंसते हैं कैसे लिखना है क्या है, तो मैं एक आध मिनट में इसकी बेसिक आपको बताना चाहूंगा। मेंस पे बात हो रही है तो अच्छे से ही हो जाए। बिल्कुल। केस स्टडी में हमको जो केस स्टडी मिलेगी, सबसे पहले हमें स्टेक होल्डर पहचानने हैं कि इस बिल्कुल। समस्या से लेके कौन कौन से लोग प्रभावित हैं, है ना, उसको अपने आंसर में जरूर मेंशन करना है। और केस स्टडी हमको कंसाइज फॉर्म में लिखनी है, क्योंकि एमपीपीएससी जो केस स्टडी पूछती है वो आपको ज्यादा साइको फैंसी नहीं करवाती, पैराफ्रेजिंग नहीं करनी है हमको केस स्टडी में, सीधा सटीक बता देना है ये 5 तरीके हैं इस समस्या को सॉल्व करने के। तो इससे आपको क्या व्यक्तित्व दिखता है कि ये सटीक व्यक्ति है। अब हमारा बचता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप मैंने सिविल जॉब से करा है, और गूगल, इसमें मैंने गूगल का बहुत ज्यादा उपयोग किया है मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में। बहुत सारी बुक एमबीए मैनेजमेंट फील्ड से भी कई मुझे पीडीएफ मिले हैं गूगल से। उससे मुझे बेसिकली देखिए क्या है, ये एक ऐसी यूनिट है, आपको गूगल से जहां उस टॉपिक के संबंधित कोई जानकारी मिलती है आप लिख लें, क्योंकि बाद में पता नहीं आपको याद ना हो किस साइट पे ये दिया है क्या है, तो आपको मेंस नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के भी मैंने नोट्स ही बनाए हैं और उससे पढ़ा है। अब हम बात करते हैं पेपर 5 जो कि हिंदी व्याकरण है। उसके लिए मैंने आकार आईएएस को फॉलो किया है और उससे ही नोट्स बनाए थे। ठीक है। ठीक है। फिर बात होती है, लास्ट बचता है हमारा निबंध और पत्र। तो ये पेपर 5 और 6 वो पेपर है जहाँ पर हिंदी मीडियम वाला थोड़ी लीड ले लेता है। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाला था, तो मुझे ऐसा ऐसा डराया जाता था पहले कि यार तुम हिंदी में तो कम करोगे ये वो, बट उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने बहुत टाइम दिया है हिंदी के लिए, क्योंकि जब मुझे पता है कि ये मेरा वीक एरिया है, क्यों ना मैं उसमें काम कर लूं। मैं डेली 1 घंटे हिंदी पढ़ लेता था जब मेरा मेंस का वो टाइम चल रहा था। आकर आईएएस से मैंने हिंदी पढ़ी है, और वो हिंदी और जो पेपर 6 बचता है निबंध और ऐसे, तो निबंध मैंने हिंद एकेडमी के नोट से पढ़े हैं। और पत्र जो है, पत्र मैंने एक मेंस वाला करके है व्हाट्सएप पे, उनसे मुझे पत्र के ड्राफ्ट आए हैं तो उनसे समझा है, और आकर आईएएस को फॉलो किया है पत्र में भी। तो ये बेसिकली सारी बुक लिस्ट है 6 के 6 पेपर की, और इसमें हमने टॉपिक वाइज भी बात कर लिया कि इस टॉपिक को किस लेवल तक पढ़ना है। बिल्कुल। अच्छा, जो आपने सोर्सेज बताए हैं मेंस के लिए, ये हिंदी मीडियम के लिए भी सेम है या फिर डिफरेंट है? दोनों मीडियम के लिए सेम है, एकदम सेम। मतलब अगर हिंदी मीडियम वाला भी देख रहा है इसको तो उसके लिए भी परफेक्ट है? बिल्कुल। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है चीजें, थोड़ी बहुत बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, एक ये मिथ है कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले बहुत मिथ पालते हैं कि लैंग्वेज एक बैरियर है सिलेक्शन में। आप मेरी बात मानिए, बिल्कुल कोई बैरियर नहीं है लैंग्वेज। उतना ही संघर्ष इंग्लिश मीडियम वाले को हो रहा है, उतना ही संघर्ष हिंदी मीडियम वाले को हो रहा है। दोनों को बराबर संघर्ष है, पर वो व्यक्ति कोई भी माध्यम का हो जो मेहनत कर रहा है वो सिलेक्शन ले जा रहा है। तो और बात अगर ये है कि अगर हमको थोड़ी सी परेशानी हो भी रही है, जैसे मुझे हिंदी में होती थी, तो मैंने उसको मेहनत करके उसको काउंटर कर लिया ना। अगर किसी हिंदी मीडियम वाले को दिख रही है कि मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन में हो रही है परेशानी, तो आप मेरी बात मानिए, आप मेहनत कर लीजिए, उसको तैयारी करके खत्म करिए, आप अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा, सारे पेपर में किस पेपर में कमांड अच्छी थी आपकी? मेरी कमांड पॉलिटी सोशियोलॉजी पेपर 2 और पेपर 3 में मेरी कमांड बहुत अच्छा, ऐसा मुझे लगता था कि ठीक ठाक कमांड है। बाकी तो बेसिक कमांड हर ही सब्जेक्ट में आपको करनी पड़ेगी, 6 के 6 पेपर में आपको कमांड हासिल करनी पड़ेगी। पर जो मेरे फेवरेट पेपर थे कि मुझे कम रिवीजन लगेगा, वो पेपर 2 पेपर 3 था। मेंस में हाई स्कोर करना है हमको, क्योंकि इंटरव्यू अनप्रेडिक्टेबल है। आपको कहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि हम जज करके जाते हैं कि हमारा इंटरव्यू हो गया और हमको लगता है कि हमारा इंटरव्यू बेस्ट गया, लेकिन जब पीडीएफ में देखते हैं नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेंस का बहुत ज्यादा रोल होता है। बिल्कुल। तो कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है मेंस में? बिल्कुल, ये बात अभी 25 में जो मेंस दे रहे हैं उनको अच्छे से सुननी चाहिए कि आपको मेंस में पीवाईक्यू जितने भी पूछे गए हैं पिछले 10 साल में, उनके तो आंसर लिख के रख लीजिए, क्योंकि 30 से 40% आपको 25 की मेंस में ही पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने मिलेंगे।
वो ही आ जाते हैं। अब देखिए वो जो क्वेश्चन हमने आ गया है वो हम हम्म पहले से प्रिपेयर करके लिखे हैं, सीधा वहां लिखना है, हम्म, वो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। सही है। तो इसलिए आप पीवाईक्यू तो सारे लिख लें। ये स्पेशली मेरे उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो 25 का मेंस दे रहे हैं अभी, जिसका हाल ही में रिजल्ट आया है। आप पीवाईक्यू पूरे लिख लें और आप नोट्स अपने पूरे बिल्कुल तैयार करके रखें। अब सिर्फ आप अपने नोट्स रिवाइज करना है और जाके कोचिंग्स में टेस्ट लिखना है। और अगर मेंस में और हाई स्कोर अगर आपको करना है, मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे मैं क्या करता था, स्कोर हाई, काफी मदद मिली है, मेरा स्कोर उस वजह से काफी ठीक रहा है। हम्म पेपर वन मेरा पूरा रिवाइज हुआ है। अब हम्म मैं पेपर थर्ड उठा रहा हूँ हम्म, और 10 दिन बाद रैंडमली फिर से पेपर वन उठाऊंगा रिवाइज करने, फिर ओके। देखूं मैं क्या चीज भूल रहा हूँ। हम्म तो उसमें ये रहता था कि जो मैं चीज 10 दिन में भूला हूँ वो हम्म मैं उस दिन भी भूलता जिस दिन पेपर लिख रहा हूँ। हम्म तो मुझे वो टॉपिक्स मिल जाते थे कि यार ये मैं भूल रहा हूँ, तो वो हम्म, मैं और अच्छे से अपने कंटेस्ट कंसाइज कर लेता था। तो ऐसा ये है कि मैं भूल कम पाया। रिवीजन इज द की, मेंस में भी प्री में। ओके। जी आप अच्छा, अपने। जी ठीक है, न्यूज़पेपर की हम बात करें, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर देखा जाए तो अगर आप डेली अपडेटेड हैं न्यूज़पेपर से, पढ़ रहे हैं, तो काफी आपकी चीजें सुधरती है। तो हम्म, आपने फॉलो किया था न्यूज़पेपर? अगर बिल्कुल फॉलो किया किया था तो कौन सा फॉलो किया था? जी देन अगर उससे हमको कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है जी तो कैसे निकालनी है? जी। देखिए मैंने दैनिक भास्कर फॉलो किया था और द हिंदू में रेगुलरली नहीं पढ़ पाता था, पर हम्म हफ्ते में 3-4 दिन वो भी पढ़ लेता था। हम्म अब इसके मैं बताता हूँ न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे मुझे फायदा हुआ। हम्म, न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर पढ़ता ठीक था। है। मुझे सिलेबस एकदम रटा हुआ था। हम्म पहली चीज मैं सारे एस्पिरेंट से बोलना चाहूंगा कि सिलेबस की लाइन टू लाइन आपको रटा होना चाहिए। आप जहाँ पढ़ रहे हैं सामने सिलेबस रख के ही पढ़ना चाहिए आपको। तो मैं जो भी खबर पढ़ता था वो मुझे जिस पेपर के जिस पार्ट की जिस यूनिट से भी संबंधित लगती थी वहां मैं अपने नोट्स जाके लिख लेता था। फॉर एग्जाम्पल इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च करी, हम्म, पेपर थर्ड में मैं लिख लेता था जाके साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कोई योजना लॉन्च करी, हम्म है ना, तो वो मैं अपने स्कीम वाले जाके आके नोट्स लिख लेता था। ये थी तो हम्म उसमें ये रहता था कि मुझे अपने नोट्स को अपडेट रेगुलरली अपडेट्स होते जा रहे हैं, हम्म, मेरी जनरल अवेयरनेस बढ़ रही है। बिल्कुल। तो ये फायदा है न्यूज़पेपर का कि आपके आंसर में करंट अफेयर्स अपने आप झलकेंगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो। ठीक है, हम सोशल साइट्स की बात करते हैं, जी खास करके गवर्नमेंट की जो भी साइट जी वेबसाइट है, जी चाहे एमपी गवर्नमेंट की हो, इंडिया की हो, सेंटर जो भी हो, वाट एवर। जी तो कौन कौन सी यूज की थी आपने? जी उनसे डेटा कैसे कलेक्ट किया था जी। आपने? सबसे पहले सरकार की साइट्स ने इतना, अभी हाल ही के दिनों में एमबीपीएससी जो प्रीलिम्स पेपर भी सेट कर रहे हैं, आप देखिए जिसने इकोनॉमिक सर्वे ढंग से पढ़ा है साइट पे जाके उनसे क्वेश्चन इजीली बन रहे हैं। ठीक और है। जिसने जो नोट्स एकदम बना के और जो कहीं के नोट्स वायरल हुए हैं वो पढ़ा है तो उससे हम्म, क्वेश्चन नहीं बने हैं, ठीक है। क्योंकि वो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है हम्म पीएससी भी। हम्म तो मैंने पीआई भी फॉलो किया है, हम्म प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, हम्म मध्य प्रदेश सरकार का जनसंपर्क विभाग का पोर्टल है, हम्म पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का, हम्म, उससे भी कुछ मुझे फैक्ट्स मिले हैं। ठीक है। और टूरिज्म और डेस्टिनेशन प्लेस से संबंधित जो मुझे फैक्ट हैं वो एमपी टूरिज्म से मिले हैं। हम्म एमएसएमई पोर्टल है एमपी का, उससे मुझे कुछ डेटाज मिले हैं। ऐसे, और जो इकोनॉमिक सर्वे आता है और जो बजट आता है वो आपको ओरिजिनल बजट पढ़ के आप नोट्स बनाए हम्म तो वो ज्यादा फायदेमंद। तो बजट वाली साइट्स हो गई, पीआई भी हो गई, जनसंपर्क विभाग की साइट हो गई। हम्म और मैंने ओनली आईएएस की कुछ जो करंट अफेयर की साइट्स हैं वो पढ़ी हैं। हम्म, और विजन आईएएस का एक पीटी 365 के लिए वो करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, ठीक वो है। मैंने पढ़ा है, वो काफी करंट अफेयर्स आप वीकली का पढ़ते थे? कि वैसे तो मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ता था तो ऑलमोस्ट पार्शियली मेरे करंट अफेयर्स तैयार होते जाते थे। ठीक है। बट मैं करंट अफेयर्स मंथली एंड में ऐसे पढ़ता था कि एक हम्म मंथ का पूरा मुझे मिल जाए कुछ और वो महीने भर का देख लूं, वो हम्म, पढ़ता था। ठीक है। अब पीएससी में या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सबसे मेन चीज रहती है कंसिस्टेंसी, जी क्योंकि यही व्यक्ति को पीछे ला देती है। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मोटिवेशन। हम्म अगर आप हमेशा मोटिवेटेड हैं, हम्म हर समय आपको अपने माँ बाप का उम्मीदों वाला चेहरा दिख रहा है, तो आपको कंसिस्टेंसी के लिए क्रेव करने की जरूरत ही बिल्कुल। नहीं है, ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी आपके पास आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आंखें बंद करोगे आपको वो दो माँ बाप का चेहरा दिखेगा जो उम्मीद लगाया आपके होम टाउन में बैठा है कि बच्चा अधिकारी बन के लौटेगा। अब आपका मन है नहीं मन है, आप पढ़ने बैठ जाओगे। ये बात हो रही है कि ईमानदार एस्पिरेंट की, और सिलेक्शन भी एक ईमानदार एस्पिरेंट का ही होना है। तो फिर कंसिस्टेंसी अपने आप ही आ जाएगी। मेन बात है मोटिवेटेड बने रहना हम्म, है, यहाँ बाहर आके डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, अपने आप सिलेक्शन होगा। कभी आपके साथ हुआ यहाँ बिल्कुल के हुआ। माहौल के हिसाब से कहीं ना कहीं अपन जिस रास्ते पे चल रहे हैं उससे भटक रहे हैं? जी, ऐसा मुझे, मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बढ़ने लगा था, फिर बर्थडेज़ आते थे, जाना पड़ता था, ये सब चीज़ें मुझे, और जब मैं जाता हूँ मुझे लग रहा था कि यार मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। हम्म मतलब वो चीज़ मैं गलत नहीं कर रहा हूँ हम्म, जाके बर्थडे सेलिब्रेट करने, कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। बट मुझे फ़ील होता था कि ये कहीं न कहीं मेरा अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। तो बिल्कुल। मैंने वहाँ उसको कम करना चालू किया, लिमिटेड अपना एक्सपोज़र किया लोगों के साथ, जो मुझे ज़रूर है, पॉज़िटिव लोगों के साथ जुड़ा, मैं नेगेटिव लोगों से थोड़ी-सी दूरियाँ बनाई, क्योंकि यहाँ आपको हल्का-सा सेल्फिश होना पड़ेगा अगर आपको तैयारी करके एक अधिकारी बनना है तो। आप पॉजिटिव लोगों के पास रहें, जो आपको नेगेटिवली एकदम वो करते हैं, आप उनसे थोड़ी दूर रहें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूरी है। बिल्कुल।
कभी किसी दोस्त ने, वैसे आप जैसे दोस्तों को बताया, कभी किसी दोस्त ने बोला, तो जो किसी के साथ में होता है जी कि उसने बोला है और अब मैं नहीं जाऊंगा तो बुरा लग जाएगा, जी माइंड में आता था ऐसा कुछ? बिल्कुल आता था, पर मैं बताऊं आपको कि जिस दिन आपका फाइनल पीडीएफ में नाम आता है ना, जिसको बुरा लगा था वो भी फोन करेगा। ठीक सही है। है। और अगर इस बात के चक्कर में आप अधिकारी बनने से वंचित रह रहे हो कि उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, तो हम्म, आप अभी बहुत नादान हो। आपको अपने पेरेंट को प्राउड फील कराना है, हम्म, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। हम्म, एक बात मैं बोलता हूँ इंदौर में, यू शुड बी मोर लॉयल टू योर पेरेंट्स। आपको सबसे ज्यादा लॉयल बाहर पढ़ते समय अपने माँ बाप से होना चाहिए। पैसे वो भेज रहे हैं, लॉयल्टी सबसे ज्यादा उनको शो करनी है। उनके लिए सिलेक्शन अगर बाधा है कहीं जाना मत जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली लॉयल हमें उनके साथ रहना है। प्रिपरेशन के टाइम पे प्रेशर होता था किसी भी जी चीज का, जी चाहे फैमिली का हो और बाकी चीजें जो भी एक एस्पिरेंट की लाइफ में होती है चीजें, ऐसे कुछ प्रेशर क्रिएट हुए, और अगर हुए हैं जी तो उनको मैनेज कैसे किया? प्रेशर काफी, हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में प्रेशर है। अब वो डिपेंड करता है किस काइंड का प्रेशर है, पर प्रेशर तो सबके पास है। हम्म। अब ये दिक्कत है कि मैं पिछले 7-8 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो वो अच्छा। काफी हेल्पफुल रहा है मुझे प्रेशर हैंडल करने के लिए। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज भी रहे हैं, पापा ने बोला है कि चलो अब आपको आना पड़ेगा। हम्म। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है एक विद्यार्थी के लिए कि घर से फोन आएगा कि अब आपको जाना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन हुआ नहीं है अभी। तो काफी तनावपूर्ण स्थिति बनती थी, बट ये है कि मैं मेडिटेशन करता था। घर की बातें जब तक अवॉइड करने वाली है वो अवॉइड कर देता था। क्या रहता था, घर से फोन, माँ बाप थोड़ी सी टेंशन में बच्चे को फोन लगा दिए। बिल्कुल। अब बच्चे को भी यहाँ टेंशन हो गई है। तो मैं उन बच्चों से जो तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड हम्म, करने लायक प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल। इस कान से सुनो, इससे निकाल दो। सही। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर में ऑलरेडी वो लोग टेंशन ले ही रहे हैं। आप इंदौर में भी ले लेंगे या कहीं जहां आप पढ़ रहे हैं वहां भी ले लेंगे, तो आपकी तैयारी ही इम्पैक्ट होनी है और कुछ नहीं होना है। हाँ, एक बहुत बड़ी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है कि आपको वाकई में जाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, तब आप जाइए। जब तक आप अवॉइड कर सकते हैं घर की प्रॉब्लम्स को करिए, और आप अपने एकदम, क्योंकि जिस दिन सिलेक्शन ले लेंगे सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सही। ये मेडिटेशन का आपने बोला, तो जी, मेडिटेशन कैसे करते थे आप? महर्षि विद्या मंदिर से मेरी स्कूलिंग हुई है, हाँ। वहां पर स्पिरिचुअलिज्म पे काफी फोकस किया जाता है। हाँ। तो हमको छोटे से ही मेडिटेशन कराया था। जब हम मेडिटेशन 6-7 क्लास में करते थे, हम उसकी वैल्यू नहीं जानते थे और हम्म। आंखें खोल बोल लेते थे। बट जैसे ही हम बड़े हुए, हमें पता चला कि यार जब हम प्रॉब्लम में आते हैं, आंखें बंद करना कितना फायदेमंद है। सही है। तो अच्छे से मेडिटेशन मैंने 9th क्लास से शुरू किया, अच्छा। और तब से रेगुलरली मैं डेली मेडिटेट करता हूँ सुबह। अभी मैं 15 मिनट का मेडिटेशन करता हूँ, एक म्यूजिक में हेडफोन में लगा के, हम्म। आंखें बंद करके फोकस करता हूँ कि पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है, रेस, और हम्म। अंदर जा रही है, मैं खुद को चार्ज होता फील करता हूँ। तो इससे ये होता है ना कि जो जितनी भी नकारात्मकता सोसाइटी में फैली है, वो मुझ पर हम्म। हावी नहीं हो पाती। सही है। आज भी आप पॉडकास्ट देने आए हैं, जी, आज भी किया होगा? आज भी किया था। मतलब डेली अभी भी चल रहा है, सिलेक्शन के डेली बाद भी चल डेली, रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब ये हर किसी को करना चाहिए। आई थिंक मैंने भी स्टार्ट किया था, बट कहीं ना कहीं चीजें बीच में ब्रेक हो जाती थी। जी, इसको अगर कंटिन्यू लाना हो तो कैसे करना चाहिए? ब्रेक हो आप रहा है बीच में तो। मेन आप थोड़ी खुद को चैलेंज करिए। आपको ठान लेना है कि आपको करना ही है। आप कहाँ हैं, कहीं भी हैं, बस करना है, जरूर करना है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसका बहुत खतरनाक फायदेमंद है, बट वो सडन नहीं दिखता आपको। वो थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है उसके, और थोड़ी डिलेड रिजल्ट है। आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा मेडिटेशन का, पर जब मिलेगा, और आप खुद कई बार फोकस भी नहीं कर पाएंगे कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। जैसे मैं पहले थोड़ी सा जल्दी रिएक्ट कर जाता था प्रॉब्लम को लेके, अभी समस्या आती है तो मैं एकदम लंबी सांस लेता हूँ, देखता हूँ कि अब समस्या तो आ गई है, अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होती है मेडिटेशन से। बट कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, आप रहिए। बिल्कुल। जैसा कि एमपीपीएससी में लगातार ऐसा होता है हर किसी एस्पिरेंट के साथ में, कि लगातार बैक टू बैक फेल हो रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू से बाहर हो रहे हैं, चाहे वो मेंस से बाहर हो रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स से बाहर हो रहे हैं, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया। पोस्ट मैटर नहीं करता यहाँ पे कि आपने पोस्ट क्या लिया, मैटर ये करता है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लिया। ये कैसे हुआ? ये बेसिकली देखिए, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस दे रहा था, तब भी ये बातें आती थी कि पहले प्रयास में मेंस नहीं निकलता है, आराम से इतना लोड मत लो, नहीं भी निकले तो परेशान मत होना। बिल्कुल। बट मेरे रिप्लाईज खुद से ये होते थे, मैं क्यों परेशान ना हूँ भाई, मुझे इसमें ही खत्म करना है। हम्म। मतलब एक जो एनर्जी है, मैं नहीं चाहता कि एक और मुझे देना पड़े। सही है। फिर जब मेंस हुआ, फिर जो लोग बोलते थे कि नहीं होगा मेंस, वो शांत हुए। फिर इंटरव्यू वाले लोग आए हम्म। कि इंटरव्यू पहले प्रयास में नहीं होता है, और मैं फिर वही कि नहीं भाई, मुझे तो पहले ही प्रयास में खत्म करना है। तो स्पेशली उन फ्रेशर्स से जो पहला प्रयास दे रहे हैं अपने, मेरा उनके लिए ये रहेगा संदेश कि यार, सोसाइटी आपको जो सीनियर एस्पिरेंट्स हो डिमोटिवेट करने रहेंगे। अभी बिल्कुल। बच्चे हो, ये हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आलसी हो चुके हैं। मतलब कुछ लोग जो हैं, जो काफी ऐसे लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, वो खुद आलसी हो चुके हैं, इसलिए वो नए बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे हैं। बाकी समाज में से काफी अच्छे सीनियर एस्पिरेंट्स भी हैं जो आपको गाइड भी करते हैं। बिल्कुल। वो भी एक सेक्शन है हमारी सोसाइटी में, एमपीपीएससी की दुनिया में। तो फ्रेशर्स में सिलेक्शन लेना क्या रहता है, इंदौर में नए आते हो, आपकी ऊर्जा पीक पर रहती है, और उस एनर्जी को आपने सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली लगा दिया ना, आप सिलेक्शन ले लेते हो।
तो फ्रेशर्स को बहुत जल्दी सिलेक्शन मिलता है अगर आप सही डायरेक्शन में बढ़ते गए तो। एक हम लोगों का ये भी माइंडसेट हो रहा है कि जो सिलेक्शन लेता है उसका माइंडसेट कुछ हमसे नेक्स्ट लेवल पे होता है, मतलब जी, कुछ अलग ही होता है। जी। वो पढ़ने में अच्छा होता है जब भी उन लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं और हमारे नहीं हो रहे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एमपीपीएससी, यूपीएससी जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम है, इसमें जो स्कूल का टॉपर रहा हो या स्कूल का बैक बेंचर और गधा बच्चा रहा हो, वो सब यहाँ आके एक हो जाते हैं। बिल्कुल यहाँ चयन उसका होगा जिसने इस रिक्रूटिंग एजेंसी द्वारा जारी किया हुआ सिलेबस पे कमांड कर लिया होगा। अब यहाँ होशियार गधे का कोई मैटर नहीं है। होशियार जो सिलेबस पे हो जाएगा वो सिलेक्शन ले लेगा। और इसमें पास आपका क्या एजुकेशनल पास है वो मैटर ही नहीं करता। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो 10th और 12th में एक डिसेंट स्कोर लेकर आए हैं, मतलब 70 60, बट वो टॉप कर लिए इन एग्जाम्स में। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो हमें उन एग्जाम्पल्स से मोटिवेट होना चाहिए। वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते एमपीपीएससी में प्रोटेस्ट हुआ था, हैं। जी, इसका कितना नुकसान हुआ है स्टूडेंट की लाइफ में? देखिए एमबीपीएससी जो प्रोटेस्ट है वो कुछ अच्छी बातों को लेकर भी लगा था और कहीं कहीं मुझे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी लगा था। बिल्कुल। बट ये है कि जो एमपीपीएससी ने चेंजेस करे हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के हित में सोच के ही करे हैं, और उनका लॉन्ग टर्म बच्चों को फायदा ही मिलेगा। और बाकी जो प्रोटेस्ट है वो मुझे ऐसा लगा था कि ठीक है, इससे हमारी एक यूनिटी शो हुई थी कि बच्चे यूनाइटेड हैं, और कहीं ना कहीं बात इतनी हाई तक गई है कि एक टॉप अथॉरिटी के पास तक वो बात पहुंची है। तो अब चीजें जल्दी हुई हैं और आप देख रहे हैं बैक टू बैक रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये उसका हमें फायदा देखने को मिल रहा है। अभी 2 3 दिन पहले ही 24 के मेंस का रिजल्ट आया है, बिल्कुल। 25 के प्री का भी रिजल्ट आया है। तो ये कहीं ना कहीं एक एमपीपीएससी फॉर्म में आ चुकी है, और बिल्कुल। इस फॉर्म के साथ अब जो सिंक हो जाएगा एस्पिरेंट, वो सिलेक्शन ले लेगा। मतलब इसके साथ में एस्पिरेंट को भी फॉर्म में आना चाहिए, राइट? बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि जितनी स्पीड से वो चल रहा है ना, उतनी स्पीड से अगर आप चले ना जी, तो आपका सिलेक्शन हो ही बिल्कुल जाता हो है। जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, लाइफ में कोई ऐसे मोमेंट जो यादगार रहे हो अभी तक के? अभी ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बट एक जो अभी मैं फ्रेंड्स को भी बताना चाहूंगा, सबसे बेस्ट मोमेंट वो है। मेरी एक वीडियो भी काफी वायरल हो रही है, जो बिल्कुल। घर जाते हुए आप देखेंगे बिल्कुल। वो। घर जब मैं गया था सिलेक्ट होने के बाद, मम्मी पापा सारी फैमिलीज मतलब एकदम आरती की थाली लेके खड़ी थी। दिया जल रहा था, मम्मी की आंख में आंसू थे, पापा की आंख में आंसू थे, मेरी आंख में भी आंसू थे, सारे फैमिली मेंबर्स की आंख में आंसू थे। वो मोमेंट इतना प्राइसलेस मोमेंट था ना, कि उस दिन मुझे सफल लगा था कि चलो भाई आज कुछ पाया है। बस उनकी जो खुशी के आंसू हैं आंख के, वो मेरे लिए ऐसे कि दिल में पिरो लेने वाले मोमेंट थे। तो बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ वही था। बिल्कुल। और ऐसा कोई मोमेंट जिसने आपको गिव अप करने का कर दिया कि अब नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हर स्टूडेंट के साथ में चाहे सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद वो चीजें आती है माइंड में कि कहीं ना कहीं अगर उस टाइम में गिव अप कर देता तो हम्म। आज फाइनली लिस्ट में नाम ना होता। मेरे पापा की जॉब डिंडोरी में है, वो गवर्नमेंट टीचर है। हम्म। और मम्मी को काफी हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। हम्म। ऐसे कई मोमेंट बने, पापा ने कहा अब तुम आ जाओ, बहुत पढ़ाई हो गई, मम्मी को भी देखना है, फैमिली को भी देखना हम्म। है, घर से पढ़ लेना। कई बार ऐसे मोमेंट एकदम बने हैं कि बस सामान लेके जाने ही है। बट एनी हाउ मैंने मैनेज करा है कि मम्मी कुछ टाइम और दे दो, थोड़ी और पढ़ लेता हूँ, सामान अच्छे से लेके आएंगे। इंदौर से सामान दो तरीके से जाता है, एक इंसान गिव अप करके सामान लेके जाता है और एक सिलेक्ट होके जाता है। सही। मैं बिल्कुल अड़ा रहा कि मैं सामान लेके तब आऊंगा जब सिलेक्ट होके आऊंगा, मुझे कुछ समय और दो। मैं समय मांगता रहा मांगता रहा, फाइनली वो दिन आ गया कि अब मैं सामान एक पॉजिटिव वे में लेके जाऊंगा। तो पॉजिटिव कैसे रहते थे आप? क्योंकि ये लाइफ जो रहती ना, हर थोड़े थोड़े मोमेंट पे हर मतलब माइंड में ऐसा आ जाता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है यार, क्या क्या चीजें हो रही है जो ना होने की है, वो चीजें हो रही है। देखिए क्या है, तो ये जर्नी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। फॉर्म 4 लाख भर रहे हैं, 400 अधिकारी बन रहे हैं, तो बिल्कुल। सच में सेल्फ डाउट सबको आएंगे, परेशान सब होंगे। बट मैं खुद को डांटता रहता था। जैसे मैं कई बार कविताएं भी करता रहता था। मैं उनमें से एक फेमस कविता आपको बताना भी चाहूंगा। आलस मन में भरे बैठे हो, दोस्त पाँव को देते हो। आलस मन में भरे बैठे हो, दोस्त पाँव को देते हो। सूरज लांग गया सागर को, तुम है कि अब तक लेटे हो। सूरज जो है वो लांग गया सागर को, तुम है कि अब तक लेटे हो। नींद यदि आलस को बेची है तो, मगर आपने अपनी नींद अगर आलस को बेच दी है, तो ये बिक्री तुमको खूब खलेगी। आलस तुमको ले डूबेगी, आलस तुमको ले डूबेगी। तो कभी मैं आलसी चीजें नहीं करता था, कंफर्ट जोन से बाहर ही रहने का प्रयास करता कुछ ऐसी चीजें जो प्रिपरेशन के दौरान हुई हो आपसे, जी। जो एस्पिरेंट देख रहे हैं, हर सेगमेंट में हर पॉडकास्ट में मेरा ये चीजें रहती है कि हर कोई बता देता कि आपको ये करना है, जी, लेकिन ये नहीं बताता कि आपको ये नहीं करना है। जी, क्योंकि इसी वजह से कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं। और व्यक्ति होता ही है हर कहीं चीजें में, चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे अपने काम में हो, चाहे अपनी जॉब में हो, कहीं ना कहीं चीजें। जी, तो खास करके एमपीपीएससी में आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो आपने करी हो, अगर आप बताना चाहें। मैं 5 ऐसी गलतियां बताना चाहूंगा जो किसी भी एमपीपीएससी एस्पिरेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, उनको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। पहला, सेल्फ डाउट।
खुद पे विश्वास रख के चलना है। दुनिया है आपको डिमोटिवेट करने के लिए, पर आप खुद को मोटिवेट करेंगे तो आप अधिकारी बन जाएंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज है, जैसे भी मार्केट में कोई नई बुक आती है उसके पीछे भाग जाना। मतलब आपने एमपीजी के प्रीलिम्स के लिए अपनी किताब से पढ़ा होगा, आपके खुद के नोट्स होंगे, बट हल्की सी भी एक नई मार्केट में बुक रिलीज होती है और आप उसको पढ़ने के पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल। एक बुक 1000 बार पढ़ो, 1000 बुक मत पढ़ो। बिल्कुल। तीसरी चीज, आपको इमोशनली बैलेंस रहना, अपने ईक्यू को मेंटेन करना, मेंटल स्ट्रेस को मेंटेन करना। ये पूरी जर्नी मैनेजमेंट की है। कैसे आप अपने इमोशंस को संभाल रहे हो, कैसे आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हो, ये पूरी जर्नी उसकी है। चौथी गलती है सिलेबस से भटकना। आप जब नोट्स बना रहे हो सिलेबस से मत भटको, आप पीवाईक्यू सामने रखो, देखो कि जो एग्जाम है वो क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसका लेवल क्या है, वो पढ़ने। क्योंकि बच्चे अननेसेसरी लोग उसमें लिखते रहते हैं। पांचवी जो सबसे बड़ी गलती मुझे वो ये लगती है कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में खुद को इन्फ्लुएंस हो जाना। आपको व्यक्ति दो तरीके से क्रिटिसाइज करता है, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अगर आपका आंसर खराब है, कुछ कमियां हैं तो वो हाईलाइट करता है, जो बहुत जरूरी है, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। और एक होता है डिस्ट्रक्टिवली क्रिटिसिज्म। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो लोग अगर आपसे कई बार जेलस के उसमें भी बोल देते हैं, देखा नहीं जा रहा उनसे, तब भी वो बोलेंगे कि आप नहीं करते हो, तो उस बात पे ध्यान नहीं देना है। क्रिटिसिज्म के एकदम ऐसा रहना है कि वेलकम करना है। आपकी आलोचनाएं हो रही है तो आप वेलकम करो, देखो सच में क्या कमी है, उस पर काम करो। ये 5 गलती हैं जो एमपीपीएससी एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए। ये वाला पॉडकास्ट कुछ डिफरेंट किया हम लोगों ने। डिफरेंट इसलिए कि हमने ज्यादातर बात एक ही सेगमेंट में की है। जैसा कि हमारी प्रिपरेशन होता है 3 सेगमेंट, प्री, मेंस, इंटरव्यू। ज्यादातर हमने सभी पे किए, बट मेंस पे पूरी तरह से फोकस किया है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद है आपके कोई भी सुझाव हो, आपके मन में कोई क्वेरी चल रही हो कि ये डाउट्स वगैरह रह गए या फिर ये क्वेश्चन पूछना रह गया, तो आप कमेंट करिएगा। हम कोशिश करेंगे, जिनका भी हम प्लान कर रहे हैं, जिनका भी शेड्यूल कर रहे हैं, जिन टॉपर के साथ में हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है, ताकि हम उनके साथ वो चीजें कवर कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेहतर हो सके आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए काम की हो। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लास्ट में चीज और भूल गया था मैं, कोई ऐसे यूट्यूब चैनल यूजफुल रहे हो प्रिपरेशन में, जिनको एस्पिरेंट को देखना चाहिए या पढ़ना चाहिए? मैंने वैसे ज्यादा मैं नोट्स से ही पढ़ना पसंद करता हूँ, लेक्चर्स वगैरह से मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है। लेक्चर के लिए मैं दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स के टॉपिक को जरूर देखता था, वो टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। अगेन मैं कहूंगा ये किसी के कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बट मुझे पर्सनली दृष्टि आईएएस और एक स्टडी आईक्यू है, वो जो टॉपिक को कवर करते हैं। ये 2 चैनल मैं बोलना चाहूंगा, आप एक बार जाके देखें, मजा आएगा आपको। मोटिवेशनल के लिए हम आपके जो सर का चैनल है अर्जुन पीएससी वाला, वो भी बढ़िया है मोटिवेशन का सोर्स, जरूर फॉलो करें। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भैया मेरे सामने बैठे हैं, जेन्युइनली बहुत बढ़िया है। और ये मेरा आज एक सपना सच हुआ है कि भैया कोई देख के बड़े हुए हैं कि कैसे ये वीडियोस बनाते हैं टॉपर्स के साथ, और आज यहाँ इनके साथ वीडियो शूट करना है लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो थैंक यू वेरी मच भैया, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि यार मेरे लिए मतलब इतनी, क्योंकि कोई आके अगर आपको सिलेक्शन लेने के बाद कोई अगर ऐसा बोल रहा है, मतलब ये मेरी बात नहीं है, किसी भी चीज का हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कुछ थोड़ा सा आपका रोल है, तो कहीं ना कहीं खुद के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं कि यार चलो कुछ कहीं तो काम आए हम लोग। किसका आप नेक्स्ट इंटरव्यू करना चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताएं। और रही बात, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो नोट्स हम दिखाने वाले हैं, मैं बताऊंगा आपको, नोट्स दिखाने वाले हैं, इन चीजों की पीडीएफ वगैरह में बना के आपको टेलीग्राम पर डालूंगा, क्योंकि वीडियो में पूरी ज्यादातर चीजें बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वहां पे आपको शेयर कर दूंगा मैं। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर दीजिए और उसको शेयर भी कर दीजिए।